नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं कनिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे फिर से बिहार की सियासत पर और 4 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है शाम तक, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे हम प्रभात कुमार जी के पास चलते हैं। प्रभात जी लोकवार्ता न्यूज के संपादक हैं और पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। दैनिक हिंदुस्तान के साथ लगातार कई सालों तक, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। दैनिक जागरण के साथ भी काम किया है। तो प्रभात जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहला सवाल ये कि नीतीश कुमार, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, जब जब चुप्पी साधते हैं तो कुछ बिहार में बड़ा होता है। और कल स्वतंत्रता दिवस पर जो उन्होंने संबोधित किया, जो भाषण दिया, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करना जरूरी है। उसके मायने क्या है, उसके अर्थ क्या है? प्रभात जी। देखिए, कल जो स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री लंबे समय की चुप्पी के बाद जो उनका भाषण सामने आया है, वह भाषण बहुत ही बिहार के लिए प्रभावी और बिहार के लोगों के लिए उत्साहजनक तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक संकेत के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। यह स्पष्ट यह है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव तत्काल नहीं होने जा रहा है और जो 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा की बात हो रही है, वो 4 राज्य का होगा या हरियाणा और जम्मू कश्मीर का होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र और झारखंड का समय है, काल है, वो जनवरी तक है, इसलिए उसको टाला भी जा सकता है। लेकिन नहीं, लेकिन जो मीडिया में जो चल रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज हो सकती है। शाम में चुनाव आयोग पीसी करके इसकी घोषणा कर सकता है। आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक अपना अनुमान है कि जो झारखंड और महाराष्ट्र का है वो जनवरी तक उसका कार्यकाल है और जो वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य है और जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है, हो सकता है कि इन 4 राज्यों के चुनाव को भी केंद्र सरकार 2 भाग में बांटकर कराए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूरी है, अब यहाँ चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को लेकर कई बार कह चुका है और हरियाणा का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब इसे बहुत दिन टाला जाना संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों राज्यों का चुनाव तो तय है। अब रहा बाकी 2 राज्यों का, तो मेरा कहना है कि हो सकता है कि जो मोदी सरकार अभी उस ताकत में नहीं है, उस शक्ति में नहीं है जिस शक्ति में वो 1 साल पहले थी और जिस दमखम के साथ वो चुनाव में उतरती थी, तो हो सकता है कि ये 2 भाग में चुनाव हो, क्या है कि एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़े। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जो भी ये राज्य हैं तो उनके शक्ति के बाहर है। माने यहाँ बिहार, महाराष्ट्र, इन तीनों जगह कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ बयान है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार में ये तय हो गया है कि चुनाव लगातार अब 1 साल तक नहीं होगा और बिहार में इसी तरह की सरकार चलेगी। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जो 5 साल में जो 4 साल का समय जिस तरह से गुजरा है नीतीश कुमार के शासनकाल का, और जिस तरह से बिहार की लूजपुल शासन व्यवस्था रही है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर रहा है, जिस तरह आईएएस अधिकारियों का मनमाना रहा है, जिस तरह से एक सशक्त शासन का यहाँ अभाव रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल यह दिन अभी बिहार के लोगों को और देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर जो भाषण दिया है उसका रुझान से ये लग रहा है कि वह भाजपा के साथ बने रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना
के मामले को और जो उनको 9वीं अनुसूची में डालने का मामला है उस पर कुछ भी नहीं बोला 15 अगस्त को, जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी कि वो कुछ बोलेंगे। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर भी वो बहुत कम बोले, विशेष पैकेज को लेकर भी बहुत कम बोले। वैसे नीतीश कुमार के बारे में कोई अनुमान इस मामले में कर पाना कि कब वो क्या फैसला लेंगे और किस तरह से वो सत्ता परिवर्तन बिहार में होगा, इस बारे में कोई भी अनुमान करना बिहार को लेकर बड़ी कठिन है। लेकिन जो कल उनका भाषण था, उस भाषण में सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने फिर वही 90, 2000 और जंगल राज, लालू राज, परिवार राज की बातें की। उन्होंने नौकरी की बात की जो तेजस्वी पिछले लोकसभा चुनाव में करते थे, और उन्होंने कहा कि हम 34 लाख नौकरी 2025 तक देंगे, 24 लाख अभी तक दे चुके हैं, उसका एक आंकड़ा भी उन्होंने पेश किया। लेकिन उनका भाषण कुछ ऐसा नहीं रहा जो बिहार के लोगों को बहुत प्रभावित करे, उसके मन में बहुत आशा जगाए, उसके मन में बहुत शक्ति दे सके। कहीं ना कहीं भाषण में वो ताकत नहीं दिखी जो ताकत 2005 में सत्ता में आने के बाद, 2010 में फिर से सत्ता में आने के बाद दिखी थी, और 2015 में भी सत्ता में आने के बाद दिखी थी। वो ताकत कल के भाषण में नहीं दिखा। कई दिक्कतें उनको दिखी है, कई उनके भाषण में दिक्कत भी दिखा है, उनकी कुछ शारीरिक परेशानी भी दिखी है, लेकिन इसके बावजूद इतना तय है कि जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वर्तमान में बिहार में यथावत व्यवस्था बनी रहेगी और इसी तरह से सरकार चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, लालू राज के कथित जंगल राज की बात तो उन्होंने की, लेकिन जो आज स्थिति बिहार की है, लॉ एंड ऑर्डर की, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मधुबनी में एक दलित लड़की के साथ रेप की घटना हुई, अभी मुजफ्फरपुर के पारू में एक दलित लड़की के साथ जिस तरह से विभत्स तरीके से उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। तमाम जिलों से लगातार ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो अपनी गलती, अपनी कमी को छुपाने के लिए बार बार ये लोग लालू राज की कथित जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आज तो स्थिति बहुत अनियंत्रित है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस प्रशासन, कहीं थाने में जाइए तो बिना पैसे का, एक कमजोर वर्ग के लोग अगर जाएं थाने में एफआईआर दर्ज कराने तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पैसे लेकर के छोटी छोटी जो सनहा है वो भी आपको पैसे के नहीं थानों में आप दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर सबसे बड़ी बात जो जनता में जो विश्वास रहा है वो विश्वास हिल रहा है। वो जो कानून की राज की बात करते थे और लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भरोसा था, वह निश्चित तौर पर लगातार बहुत कमजोर होते जा रहा है। और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह कहीं से भी लालू राज की जैसी नहीं दिख रही है। अब उसी पैटर्न पर दिख रही है। भले ही उस तरह का अपहरण नहीं हो रहा है, फिरौती नहीं हो रही है, लेकिन अपराध जो तरह तरह का अपराध हो रहा है, और जो पारू की घटना, जो मुजफ्फरपुर के पारू की घटना, यह दरिंदगी और यह घटना, इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो बहुत कम है। इस हैवानियत को लेकर इंसान थर्रा उठेगा, और हमारा प्रशासन और हमारा अधिकारी क्यों नहीं संवेदनशील है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है उसने पूरे मुजफ्फरपुर को दहला कर रख दिया है, और इस तरह की स्थिति बिहार के अन्य घटनाएं घट रही है। सामूहिक हत्या का मामला हो, पूरे परिवार के हत्या का मामला हो, और तरह तरह की जो भी हत्याएं, मधुबनी की बात आपने कही, दरभंगा में भी जो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी, और तमाम तरह की जो हत्याएं और बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, जमीन और शराब, इन चीजों के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता को लेकर जो हत्याएं और जो प्रभात जी, पारू की जो घटना हुई है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चुप्पी है।
जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट किया है, चंद्रशेखर सांसद नगीना से हैं और वो चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है। लेकिन बिहार में सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष के नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, मैं संतोष जी बहुत पहले भी कह चुका हूं और फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूं। मुजफ्फरपुर वह जगह है जो मैंने अपने लंबी पत्रकारिता में भी यह महसूस किया कि जो यहाँ के राजनेता हैं उनका कनेक्शन किनसे है और किससे प्रेम है और कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में, यह कभी नहीं दिखता हमको। माने आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अगर कोई भाजपा का कोई मामला हो और उसमें आरजेडी चुप्पी साध ले तो बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ एक फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि यहाँ एक अमरीक सिंह निमरान एसपी थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कि जब मैं किसी विपक्ष के अपराधी को पकड़ता हूं तो जो सत्तारूढ़ दल के लोग होते हैं उनका फोन आता है उसे छोड़ देने के लिए। ये मुजफ्फरपुर की बात है। और जब सत्तारूढ़ दल के लोगों को पकड़ता हूं तो विपक्ष के लोगों का दबाव पड़ता है कि उसे छोड़ दिया जाए। यही मुजफ्फरपुर है। और यहाँ के राजनेताओं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करना शायद अपने आप में लज्जा पैदा करना है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री है जो मुजफ्फरपुर शहर के सांसद भी हैं और भारत सरकार में अभी मंत्री हैं और उनका भी इस पर कोई बयान नहीं आया है। सांसद बीना देवी जो स्थानीय हैं, वैशाली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के स्थानीय विधायक हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम पार्टी, तमाम जो चुप्पी है वो बहुत आश्चर्यजनक है और शर्मसार करने वाली है। प्रभा जी, कानून व्यवस्था की बात हुई। अमित लोढ़ा एक साफ सुथरी छवि के और कड़क अधिकारी की छवि रही है उनकी। मुजफ्फरपुर में भी थे वे। उन पर एफआईआर दर्ज हुई है शायद, जो मुझे जानकारी है। इसके पहले संजीव हंस आईएएस को कैसे ईडी ने अपने रडार पर लिया था, छापेमारी हुई थी गुलाब यादव के ठिकानों पर भी। तो ये ईडी की या फिर जांच एजेंसियों की ये लगातार बिहार में धमक दिख रही है, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? देखिए, अमित लोढ़ा को लेके जब एक खाकी सीरियल आया था उसी के बाद से एक बड़ी रंजिश हुई थी जिसमें उनके कार्यकाल और उनके साथ जो उस समय के एक अशोक महतो अपराधी थे, छद्म रूप से मैंने उसी पर आधारित ये मैंने वेब सीरियल था। और उस वेब सीरियल के आने के बाद कई तरह की बातें सामने आई थी और एक एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने किया था और उस एसआईटी के जांच के बाद ये मामला सामने आया था कि उन्होंने कई शहरों में बड़ी संपत्ति अर्जित की है। ऊपर से तो साफ सुथरा है, लेकिन उन्होंने मैंने जो अपना गृह राज्य है वहां भी, दिल्ली मैंने कई राज्यों में उनकी संपत्ति की बात हुई थी। उनके पास 40 लाख रुपया इस सीरियल उरियल का कुछ हिसाब का भी मामला आया वेब था। सीरीज में भी शायद उनके पैसे लगे थे। हाँ, तो 40 लाख का मामला उसमें सामने आया था और कई तरह की बातें हुई थी। तो कल रात ईडी ने इस मामले में एक मामला दर्ज कराया है और अब इस मामले के दर्ज किए जाने के बाद अब उनकी नौकरी पर खतरा होगा और वो अब जिस रैंक में है तो एक नई कहानी शुरू होगी। जी, आपके पास आपके तर्कश में और कौन-कौन से तीर हैं? नहीं, आप अगर कुछ सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन नहीं, आपके मन में जो कुछ और है बिहार की सियासत को लेकर, प्रशासन को लेके, वो आप बिना सवाल के जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार सुशासन और कानून के राज्य के लिए पूरे बिहार और बिहार से बाहर देश और विदेश में भी जाने जा रहे थे, वे इतने लचर प्रशासन के कारण अब इस तरह से विवश दिखते हैं जिसको देखकर दया आती है। बहुत विचित्र स्थिति बनी हुई है और मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर यही स्थिति क्यों ऐसी बनी हुई है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है। आपको मैंने बताया था
कि बिहार में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इस महीने के अंत तक बदलना है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार उन ये जो मामले हैं और जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर क्या कार्रवाई कर रही है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस तरह के दुर्दिन कितने दिनों तक बिहार को देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ही होते हैं। कानून व्यवस्था मूल रूप से कोई मुख्यमंत्री नहीं चलाता, कोई मंत्री नहीं चलाता। मुख्य जिम्मेवारी सरकार को चलाने और लॉ एंड ऑर्डर की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की होती है। और ये दोनों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जिस तरह से यह एक संक्रमण का काल चल रहा है, यह बिहार के लिए बहुत खतरनाक काल है। और जिस तरह से जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर मैं बहुत हैरान हूं। मुझे जहां तक जानकारी है कि जो सीएम हाउस है, एक अन्य मार्ग है, वहां जो अधिकारी हैं और वहां जो कुछ मुख्यमंत्री के चाहने वाले मंत्री और राजनेता हैं, सबका अलग अलग है। सब अपना राज अपनी तरह से चलाना चाहते हैं और सब में कहीं से भी एकता नहीं है और सब अपने अपने हिसाब से। अब स्थिति ये है कि जैसे कि कोई राजा कमजोर हो जाता है। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो कई बार देखिएगा कि सियासत में राजा जब निर्बल होता है, कमजोर होता है, उसकी उम्र हो जाती है, तो जो उनके सिपा सलाहकार और मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, जो उनके और भी कर्मचारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं हावी से हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं। तंत्र का उन पर अंकुश नहीं रह जाता है, अंकुश खत्म हो जाता है। बिहार में मुझे कुछ स्थिति ऐसी ही दिख रही है। कहने में गुरेज नहीं बाजी है आप कि यहाँ कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि यहाँ की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि प्रभात जी, जो अब लूट हमारे सके। पास जो है हम 20 मिनट के पहले अपने कार्यक्रम को समेटेंगे। अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ। एक जैसे सवाल, अभी एक वाक्य, एक वाक्य सिर्फ कि बिहार की जो जी स्थिति है वो है कि लूट सके सो लूट की स्थिति बनी हुई है। जो कबीर ने इसे दूसरे से सेंस में कहा था, लेकिन जो ये अर्थ युग है इसमें लूट का जो अर्थ निकलता है, सारे अधिकारी बिहार में कुछ इसी तरह से काम करते हुए दिख रहे हैं। अब बोले नहीं, वो तो अब ब्लॉक में जाएंगे, अंचल कार्यालय में जाएंगे, प्रखंड कार्यालयों में जाएंगे, थानों में जाएंगे, तो बिना पैसे के ना कोई सर्टिफिकेट होता है, ना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये उनका जो करप्शन के खिलाफ जो अभियान था नीतीश कुमार का, वो सब ध्वस्त हो गया है। अंतिम सवाल ये कि TR3 के जो बीपीएससी का एग्जाम दिया था अभ्यर्थियों ने, TR3 का उन अभ्यर्थियों ने रिजल्ट की मांग की थी। इसके पहले जब महागठबंधन की सरकार के साथ नीतीश मुख्यमंत्री थे उस सरकार में, तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट और तमाम चीजें हो जा रही थी। लेकिन अब एग्जाम देने के लंबे समय बाद रिजल्ट का इंतजार लोग छात्र करते हैं और उन पर बेरहमी से उनको घसीट कर पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ। इसको लेकर के एक बड़े जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनमें आक्रोश है। इसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और इस रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही है कि जिस तरह से आप राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें, पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी और जिस तरह का एग्जामिनेशन को मैनिपुलेट करने का काम चल रहा है और कई तरह का है, तो कई खतरा अब रिजल्ट को जारी करने में सभी सरकारों को हो रहा है। और जिस तरह से इतनी सख्ती के बावजूद भी अभी सिपाही मामला को ही देख लीजिए ना कि होटल में गिरफ्तारी हुई, वहां किस तरह की तैयारी चल रही थी। तो एक तरफ जो तंत्र है वो कितना बेकस हो गया, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि वो आपके सामने है। ये तंत्र की विफलता के कारण ये स्थिति बनी हुई है। सरकार को यह भय बना हुआ है कि अगर यह रिजल्ट जारी हुआ और इसमें इस तरह की कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आई, तो यह चुनाव का साल है और इस स्थिति में हो सकता है कि इसका बड़ा प्रभाव झेलना पड़े और कई मामले इसके साथ साथ सामने आ जाए।
जी, तो कार्यक्रम को खत्म करते हैं। हाँ, एक बात तो और आपको कहना है कि आज अनंत अभी अभी आज सुबह अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अच्छा, कहा है कि मैं तो बेगुनाह हूं, कोर्ट ने मुझे बेगुनाह घोषित कर दिया है। अब जिसने हमको गुनाह के कारण, जो हमको गुनाहगार समझकर जिसने गिरफ्तार किया था, उनका इशारा लिपि सिंह एसपी की तरफ था कि अब कार्रवाई आरपी उनके सिंह की जो खिलाफ, सुपुत्री हैं। हाँ जो जी जी उनके खिलाफ होना चाहिए। तो बिहार में इस बीच तरारी से जो भाजपा के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, सुनील पांडे पहले भी विधायक रहे हैं, और कई हम्म, जो मामले हैं, जिस तरह से अपराध का भी एक गोलबंदी देखा जा रहा है और जिस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, अपराध की दुनिया को लेकर आपको मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ की दुनिया गोल है और सारे दल उसमें कहीं ना कहीं से समाहित हैं। जी, तो ये एक नई घटना, अभी अभी आज की जो बड़ी घटना थी, अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, तो ये जो सामने था मैंने आपको बता दिया। जी, अपडेट देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।